अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने जो है वो मतलब टोपोलॉजी के बारे कुछ लेक्चर्स किए थे। तो उन लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी, जिस तरह हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन कैसे डिराइव हुई, कैसे बनी, डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर एग्जांपल्स देखी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने उसकी कुछ टाइप्स देखी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी और उस पर इस तरह कोफिनेट टोपोलॉजी, और उस पर काफ़ी सारी बातें की थी। तो आज हम लोग लास्ट इस लेक्चर में कोफिनेट टोपोलॉजी से रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे कि जो कोफिनेट की टोपोलॉजी की डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई है, क्या यह वाकईतन टोपोलॉजी बनती भी है कि नहीं बनती। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक टोपोलॉजी की डेफिनेशन एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उस थ्योरम पर चलेंगे। टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों के सामने लिखी हुई है। दो चीज़ें ही हैं इसके अंदर। ठीक है, पहली बात कि उसके अंदर एम्प्टी सेट होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात होता ही होता है। और दूसरी बात, जो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं ना, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं जो टोपोलॉजी यानी टाउ जो हम कलेक्शन बना रहे हैं उसके अंदर होंगे, वो उनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, उनके कम्प्लीमेंट्स अगर फाइनाइट हो जाते हैं तो, और वो जो कलेक्शन है वो एक टोपोलॉजी भी बना देती है, तो वो कोफिनाइट टोपोलॉजी कहलाएगी। इसको हम लोग एक और नाम दिया था जिसको हमने कहा था ये है फाइनाइट कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक हो गया। तो अब हम लोग जो है मतलब इसका एक थ्योरम करते हैं कि जो हमने डेफिनेशन बनाई है, ये जो एक सेट बनाया है, क्या ये वाकईतन टोपोलॉजी बनाता भी है या नहीं बनाता, या हम लोगों ने ऐसी हवाई बात कर दी है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ ये है, इसका सादा सा प्रूफ है जी। अच्छा जी, अब टोपोलॉजी, अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमने क्या लिया कि हमारे पास था टाउ सी, शो दैट टाउ सी जो है जिसके अंदर ए सबसेट है, ये बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब डेफिनेशन, ए सबसेट है एक्स का, और ए या तो नॉन एम्प्टी है, और अगर नॉन एम्प्टी है यानी या तो एम्प्टी है, ठीक है, और अगर नॉन एम्प्टी है तो फिर उसका कम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम इसको, इस सेट को टोपोलॉजी प्रूव करेंगे। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफरेंट जगहों पे ये बड़ी मुश्किल मुश्किल नोटेशंस को यूज़ करके और सीधे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ करके किया होता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे इसकी बेसिक्स को, इसके स्टेप्स के जो लिंक्स हैं आपस में, उनको समझने की बड़ी डिटेल में कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या आती है, पहले तो आप लोग ये करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक हल्का सा। ठीक है जी, एक मिनट में ज़रा एडजस्ट कर दूँ आप लोगों को। ये ज़रा स्क्रीन थोड़ी सी है, अभी आप लोग एडजस्ट कर लें तो हम लोग इसको फिर दोबारा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब इसकी डेफिनेशन थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या था कि आपके पास सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है पहले। और अगर हम लोग इस कलेक्शन की डेफिनेशन को देखें तो उस सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सबसेट की बात नहीं की गई, सिर्फ सेट को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग सेट लेंगे हम लोग कह लेते हैं कि लेट, यहाँ पे एक लाइन में लिखना शायद भूल गया, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। हम एक्स को कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कह लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम एक्स को कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कह लिया। अब तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। पहली कि फाई और एक्स उसमें होने चाहिए, दूसरी आपके पास यूनियन वाली थी, और तीसरी फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली थी। अच्छा, मैं अगर यूनियन के बारे में मोस्ट स्पेसिफिकली कहूँ तो आर्बिट्रेरी यूनियन, और इसकी रीज़न क्या है, आर्बिट्रेरी क्यों है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन के साथ फाइनाइट क्यों है, ये मैंने इस लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया था। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर तो अब देखें दो कंडीशन है ना, या तो ए एम्प्टी होगा या ए नॉन एम्प्टी होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ए को एम्प्टी लेके चलते हैं, अगर ए को एम्प्टी लेके चलते हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। या आप यूँ कह लें कि या तो अगर यानी कि जो ये जो आप टाउ सी जो कलेक्शन ले रहे हो, ये जो टाउ सी, अभी ये ज़हन में रखें कि ये जो टाउ सी सेट है ये अभी एक टोपोलॉजी नहीं है, हम इसको टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यानी कि अगर आपके पास सेट एम्प्टी हो जाता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ सी यानी कि इसको कोफिनेट टोपोलॉजी से रिजेम्बलेंस देने के लिए इसको टाउ सी कर दिया, सिर्फ टाउ भी लिख सकते हैं, किसी जगह पर कुछ और नाम दिया होगा तो वो ऐसा मसला नहीं है। तो अगर ये एम्प्टी होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो टाउ सी है, बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ सी ये इसका मेंबर होगा टाउ सी का, क्योंकि टाउ सी में क्या है कि या तो एम्प्टी सेट्स होंगे या नॉन एम्प्टी जो सबसेट्स होंगे उनके पास जो है उनके कम्प्लीमेंट फाइनाइट होने चाहिए, और अगर एम्प्टी है फिर ऑब्वियस सी बात है इस सेट के अंदर होगा। अच्छा, सेकेंडली
अब हमें एक्स को प्रूव करना है। देखें, अब एक्स जो खुद है वो तो नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो इसका मतलब कि उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब हम उसकी कार्डिनलिटी को गिन सकें, उसकी कार्डिनलिटी फाइंड कर सकें। कार्डिनलिटी क्या होती है, मैं रिवाइज करवा दूं। कार्डिनलिटी बेसिकली सेट के मेंबर्स होते हैं, यानी फाइनाइट सेट्स के केस के अंदर हम लोग कार्डिनलिटी की बात करते हैं, यानी कि सेट के अंदर जितने मेंबर्स होंगे या जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। लेकिन जब हम वो इनफाइनाइट सेट्स की तरफ मूव कर जाएंगे तो उस वक्त हम उसी कार्डिनलिटी को पावर ऑफ कंटिन्यूम का नाम देते हैं। अब ये सेट थ्योरी के टर्म्स हैं, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को सेट थ्योरी की कुछ ना कुछ बेसिक नोशंस का पता होगा, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास, अगर तो एक्स नॉन एम्प्टी, अब ऑब्वियस सी बात है एक्स खुद नॉन एम्प्टी है तो इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ टाउ सी। तो इसका मतलब जब एक्स का कंप्लीमेंट एक्स के लिहाज से लिया जाएगा तो आंसर तो आएगा फाइव एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी कि आप लोग कह दो कि एक्स का कंप्लीमेंट फाइव के बराबर आ रहा है और फाइव जो है वो आपके पास सेट में मौजूद है, ये गलती नहीं करनी। उसने कहा हुआ कि अगर सेट एम्प्टी है फिर तो ठीक है, अगर नॉन एम्प्टी है फिर उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट की बात करनी है। ये नहीं करना कि उसका कंप्लीमेंट जो वो फाइव के बराबर आ गया, अब चूंकि फाइव आप क्या चुके कि फाइव टाउ सी में है तो आप यहीं से कह दें फाइव टाउ सी में ना, ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, एक्स का कंप्लीमेंट जो है वो फाइव आ रहा है और फाइव एक फाइनाइट सेट है क्योंकि उसके अंदर मेंबर्स ही नहीं है। जब मेंबर्स ही नहीं है उसकी कार्डिनलिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वो जीरो एक जो आपके पास फाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब आपके पास ये हो जाएगा कि आपके पास ये जो फाइव है इस यानी कि एक्स का कंप्लीमेंट एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कह दोगे कि एक्स भी टाउ सी में है, तो दोनों चीज़ें प्रूव होगी कि फाइव और एक्स दोनों के दोनों टाउ सी में मौजूद है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, देखें जब भी हम जनरल प्रूव कर देते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम यूनियन वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं तो उसके अंदर हमें एक सेट लेना होता है, उसी मतलब यानी कि जो हम जिस सेट को टोपोलॉजी प्रूव कर रहे हैं उसी सेट के अंदर से एक सबसेट्स की कलेक्शन लेनी है। उस कलेक्शन का जो यूनियन होगा वो उसी सेट में यानी टाउ सी में बिलोंग करवाना होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फाइनाइट कलेक्शन ले ली। अब चूंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने फाइनाइट ले लिए। जब हम लोग यूनियन की बात करेंगे तो आर्बिट्रेरी कोई भी सबसेट्स ले लेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने फाइनाइट सबसेट्स ले लिए, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। और हमने क्या करना है कि हमने ये जो फाइनाइट सेट्स लिए हैं इनकी इंटरसेक्शन, यानी जब जाहिर सी बात है अगर सेट्स फाइनाइट हैं, सेट्स की तादाद फाइनाइट है तो उनकी इंटरसेक्शन की फाइनाइट इंटरसेक्शन भी एक फाइनाइट सेट होगा। तो यार जाहिर सी बात है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ये भी टाउ सी में बिलोंग होना चाहिए। अच्छा, अगर इफ़ ए आईज आर नॉन एम्प्टी फॉर ऑल, यानी कि जितने भी आपके पास ए आईज हैं वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी हो जाते हैं, सारे के सारे नॉन एम्प्टी हो जाते हैं। तो नहीं, नॉन एम्प्टी नहीं, सॉरी, एम्प्टी। अगर जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके पास एम्प्टी हो जाएं, मतलब एम्प्टी सेट्स, क्योंकि दो कंडीशन है ना, या एम्प्टी होंगे या नॉन एम्प्टी होंगे। अगर एम्प्टी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी, वो फिर फाइनाइट हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग सारे तमाम के तमाम को ये ले लें, सॉरी, एम्प्टी ले लें, तो इसका मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन भी एम्प्टी आ जाती है और एम्प्टी एक फाइनाइट सेट है, तो इसका मतलब इसकी इंटरसेक्शन टाउ सी में बिलोंग कर जाएगी। अगेन यहाँ पे फिर ये गलती नहीं करनी कि ये तो मैंने चले इधर बिलोंग करवाया हुआ है, यहाँ पे फिर ये गलती नहीं करनी क्योंकि फाइव आपके पास एक फाइनाइट सेट है तो वो करना है। ये नहीं कह देना कि फाइव टाउ सी में बिलोंग करता है। तो एक सेंस में कह भी सकते हैं, क्योंकि देखें ना, फाइव जो है हम ऊपर कह के आ चुके हैं कि फाइव टाउ सी में है, तो दोनों तरीक़ों से कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो अच्छी बात होगी वो ये है कि आप लोग यूँ कर लें कि आप लोग कह दें इंटरसेक्शन फाइव के बराबर है और फाइव एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, जिसकी वजह से वो टाउ सी में बिलोंग कर जाएगा। इस सेंस में आप लोग बात करेंगे। इस वजह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि फाइव जो है वो टाउ सी में बिलोंग कर गया, ठीक है जी। अब आपके पास क्या हुआ कि अगर नॉन एम्प्टी हो जाए, जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे नॉन एम्प्टी हो जाए। अच्छा, एक बात याद रखें, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे फॉर ऑल की मैंने बात की है ना, जितने भी सारे के सारे हैं इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सारे हों, कुछ भी हो सकते हैं। फिर उनकी इंटरसेक्शन जाहिर सी बात है फाइनाइट आएगी। जिस तरह मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैंने एक सेट ले लिया A1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है, और एक सेट बी ले लिया, मैं कह लेता हूँ ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे वो तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इनका सेट फाइनाइट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों में कोई भी मतलब आपस में रिलेशन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगा। अगर कोई रिलेशन है, जिस तरह ये सारे इसका सबसेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर इनका जो इंटरसेक्शन है वो एक फाइनाइट सेट आ गया, ठीक है। तो इसे इस सेंस में बात की जा रही है कि या तो आप लोग क्या कर लो, ये जितने भी सबसेट्स हैं ये सारे के सारे ही क्या कर लो, मतलब आपके पास क्या कहते हैं कि नॉन एम्प्टी हो जाए, या इनमें से कोई एक भी नॉन एम्प्टी हो गया ना, तो उस केस में इंटरसेक्शन उनकी या तो एम्प्टी आ जाएगी या नॉन एम्प्टी आएगी, दोनों केस बन जाएंगे, ठीक है जी।
तो अब मैं ये अज्यूम लेकर के चल रहा हूँ कि जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके पास नॉन एम्प्टी हैं, ठीक है। जब सारे के सारे नॉन एम्प्टी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उनके कम्प्लीमेंट्स भी फाइनाइट होंगे। अब कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट क्यों होंगे जी? देखें, मैंने अब क्या कहा था कि एक सेट फाइनाइट है, ठीक है। अगर सेट्स की तादाद फाइनाइट है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझ लें। अब मैं जो कह रहा हूँ कि ए आईज जो हैं वो टाउ सी में बिलोंग कर रहे हैं, तो एक कम्प्लीमेंट जो फाइनाइट होंगे। अब वो किस तरह फाइनाइट होंगे वो देखें। देखें, ए आईज की तादाद तो आपके पास क्या है, ए आईज की तादाद। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि ए वन ये है, ए वन इसके करस्पॉन्डिंग ए वन कम्प्लीमेंट होगा, ए टू है इसके करस्पॉन्डिंग ए टू कम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। ए थ्री है इसके करस्पॉन्डिंग ए थ्री का कम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ये सेट्स हैं उतने ही उनके कम्प्लीमेंट्स भी हैं। बेशक ये सेट ये खुद फाइनाइट हो सकता है ये सेट इनफाइनाइट आ जाए, इस सेट्स के मेंबर्स इनफाइनाइट हो जाएं, वो डिपेंड करता है जो आपका ग्राउंड सेट होगा उस पर। लेकिन जितने ये सेट्स होंगे तादाद में उतने ही कम्प्लीमेंट्स भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ए आईज की तादाद फाइनाइट है तो उनके कम्प्लीमेंट्स की तादाद भी फाइनाइट होगी। जब उनके कम्प्लीमेंट्स की फाइनाइट तादाद है तो इसका मतलब जो उनके कम्प्लीमेंट से एक सेट बनाया जाएगा उसकी कार्डिनलिटी भी फाइनाइट होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब उसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी तो अब हम लोग इंटरसेक्शन उसका फाइंड करते हैं। हम लोगों ने प्रूव क्या करना था? हम लोगों ने प्रूव क्या करना था कि हम लोगों ने ये जो इंटरसेक्शन है इसको बिलोंग करवाना था टाउ सी में। इसका मतलब इस पूरी की पूरी इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जब टाउ सी में बिलोंग करवाना है तो उसकी डेफिनेशन को तो फुलफिल करना है। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस जो इंटरसेक्शन है इसकी कंप्लीमेंट को कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसकी कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी टर्म कोई भी देखे ना, कोई भी आपके पास कंप्लीमेंट है, मिसाल है मैं ए का कंप्लीमेंट ले रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्स में से ए को माइनस कर देगा, ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन है। तो जब इधर एक इंटरसेक्शन पूरी की पूरी आ जाएगी तो इधर भी इंटरसेक्शन पूरी की पूरी माइनस होगी, यानी आप इसको एज अ सिंगल टर्म कंसिडर करें, ठीक है। तो उसको माइनस हो गया। अब इस इंटरसेक्शन को मैंने ये ओपन करके लिख दिया, ठीक है। अब ये ओपन करके लिखा तो डिमॉर्गन्स लॉ हमें क्या कहता है? डिमॉर्गन्स लॉ हमें ये कहता है कि आपके पास अगर ए यूनियन बी, मैं दोनों तरह से लिखता हूँ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है तो जब कंप्लीमेंट को दोनों पे अलग करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाती है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और इसी तरह अगर बीच में इंटरसेक्शन हो, ये वाला केस हो, तो इस सूरत में क्या होता है जब अंदर करते हैं, मतलब यानी कि ये जो कम्प्लीमेंट है ये आपके पास जब अंदर अलग-अलग होता है दोनों के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से हम देखते हैं हमारा इधर, ये तो दो के लिए है ना, हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए। हम लोग ये जनरली प्रूव भी कर सकते हैं कि आपके पास ये दो सेट्स के लिए प्रूव्ड है, आप एन सेट्स के लिए प्रूव कर लो, आप इनफाइनाइट सेट्स के लिए प्रूव कर लो, वो आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगा लो, मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए के जरिए जनरलाइज हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कहा कि इंटरसेक्शन जो है वो आप लोगों के पास क्या आ गई, आई जो है 1 से n, इसको 1 से n तक लिख लिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखें ये x में से ये पूरी टर्म माइनस हो रही है, मतलब इस पूरी टर्म का कंप्लीमेंट है, होल कंप्लीमेंट की बात हो रही है, यानी कि ये बेसिकली इस सब का, इस पूरे का पूरे सेट का होल कंप्लीमेंट है, जिसको मैंने x माइनस करके लिखा हुआ है। जब माइनस करके लिखेंगे, जब ये जो कंप्लीमेंट है, मतलब ये होल का कंप्लीमेंट है ना, जब कंप्लीमेंट इन पे अलग अलग आएगा, यानी इन ये सारे के सारे अलग अलग x में से माइनस होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इंटरसेक्शन जितनी भी हैं ये सारी की सारी यूनियंस में बदल जाएगी। तो x माइनस ए यूनियन एक्स माइनस ए टू यूनियन x माइनस, ये सारे के सारे यूनियंस में बदल जाएंगे। इसका मतलब कि जब आप लोग इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट लोगे तो वो सारे के सारे यूनियन में बदल जाएंगे, और जब यूनियन का इंटरसेक्शन लोगे वो सारे के सारे कंप्लीमेंट उसमें सॉरी उलट हो जाएंगे, यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन सॉरी। अच्छा, अब ये जो एक्स माइनस ए आईज हैं ये क्या है? ए आईज के कॉम्प्लीमेंट्स है, ऑब्वियस सी बात है। अब यूनियन ऑफ ए आईज जो है वो आपके पास क्या है, अब बात होगी इसके ऊपर। अब देखिए ए आईज की तादाद कितनी थी, फाइनाइट थी, मिसाल है 10 थी, 20 थी, 100 थी, 1000 थी, जितनी भी थी आपके पास क्या थी, एक फाइनाइट तादाद थी, ठीक है। तो उन सेट से बनने वाली यूनियन का एक सेट जो होगा वो भी फाइनाइट होगा। मैं जिस तरह एक मिसाल देता हूँ, मैं 3 सेट्स ले लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। बी सेट मैं ले लेता हूँ 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है जी। और जो सी सेट है वो मैं ले लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक, मिसाल है। तो जब इन सब की यूनियन की जाएगी, ठीक है, इन सब की यूनियन की जाएगी, बेशक आप अब देखें ना, मैंने तो ये सेट इंक्लूजन वाली प्रॉपर्टी ली ना, सेट इंक्लूजन वाली प्रॉपर्टी होती है कि एक सेट दूसरे में मौजूद है। अब ये पूरे का पूरा सेट इसमें मौजूद है, ये पूरे का पूरा इसमें, ये सेट इंक्लूजन होती है कि ए सबसेट है बी का, सबसेट है सी का, ठीक है, सबसेट है डी का, ये सेट इंक्लूजन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। तो इसका ये आगे हम पढ़ेंगे, आगे इससे रिलेटेड एक शायद एग्जाम्पल भी हो जो हम लोग करेंगे।
यूनियंस ऑफ टोपोलॉजीज़ में जाके। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये आप डिफरेंट भी ले लें, मिसाल है आप ये ले लें, एक सेट ले लें सेट ऑफ इवन, ठीक है जी। आप एक सेट ले लें सेट ऑफ ऑड, सेट ऑफ ऑड, और देखें ये खुद सेट भी फाइनाइट होना चाहिए तब। अब ये फर्स्ट एंड इवन ले लें, फर्स्ट एंड ऑड ले लें, ठीक है जी। तो इसका मतलब जब इनके आप यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली बात है एक सेट एक फाइनाइट सेट आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर ये हुआ कि अगर सेट्स की तादाद खुद फाइनाइट है तो उनके बनने वाले यूनियन की तादाद भी फाइनाइट हो सकती है, होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के कंप्लीमेंट फाइनाइट सेट है तो उनके यूनियन का सेट भी कंप्लीमेंट फाइनाइट होगा, ठीक है। उनके कंप्लीमेंट्स का जो आपके पास होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन ज़हन में रखें, आप लोगों के ज़हन में एक सवाल आ सकता है कि अगर ये सेट A1 जो है या A2 है, इनमें से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट हो गया, बाकी फाइनाइट है लेकिन कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया, तो उस वक़्त क्या होगा? देखें, अब ए आईज इनफाइनाइट है तो उस केस में आपको सेट भी ऑब्वियस सी बात है, जब अगर एक सेट है आपके पास, एक सबसेट ए है, वो एक इनफाइनाइट सबसेट है, तो जाहिर सी बात है वो इनफाइनाइट सेट का ही सबसेट होगा। तो जब आप उसका कंप्लीमेंट लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास फाइनाइट हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो और इसका एक सेट ले लो, ए सबसेट है एन का, जबकि जो ए है वो इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 2, मिसाल नहीं 1 2 नहीं, आप कर लें 5 6 7 अप टू सो ऑन, ही चलता चला जा रहा है। ये एक इनफाइनाइट सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। लेकिन जब आप लोग इसका कंप्लीमेंट लोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास 1 2 3 और एक 4, यही सेट बनेगा ना इसका कंप्लीमेंट, यानी कि ए का कंप्लीमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर्स। तो ये एक फाइनाइट सेट है। इसका मतलब कि अगर सेट खुद फाइनाइट है, ठीक है, यानी कि अगर आप ले रहे हो ए जो सबसेट है वो अगर फाइनाइट है फिर तो कोई मसला नहीं, फिर उसका कंप्लीमेंट भी फाइनाइट ही होगा। जब आप लोग इनफाइनाइट सबसेट ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो सेट होगा वो भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि किसी भी फाइनाइट सेट का सबसेट इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ये बात गलत है, ठीक है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक का इसका सबसेट जो है वो एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये तो बात ही गलत है, ठीक है। कि आप यूँ कह दें कि बेटा अपने बाप का ही बाप है, ये बात तो गलत हो जाएगी ना। तो इस सेंस में आप लोग ये कह दें कि इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप चाहे ए जो ए आईज हैं ये आप फाइनाइट ले लें या ए इनफाइनाइट ले लें, इनके कंप्लीमेंट्स ने फाइनाइट ही आना है, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब उनसे जो यूनियन बनेगा वो भी फाइनाइट सेट होगा। अब ये अगर फाइनाइट सेट है, अब ये इक्वल है इस इंटरसेक्शन के, ये कंप्लीमेंट्स भी फाइनाइट हो गए। जब इनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो गया तो ये आपके पास पूरी की पूरी जो इंटरसेक्शन है ये टाउसी में बिलोंग कर गई। ओके हो गया। अच्छा, अब हम लोग यूनियंस पे चलते हैं। अब देखें यूनियंस की तादाद, देखें अब मैंने क्या कहा था, यूनियन इंटरसेक्शन के केस में तो आपने फाइनाइट सेट्स लेने हैं, जबकि यूनियन के केस में तो आप बेशक इनफाइनाइट सेट्स ले लो, तादाद इनफाइनाइट ले लो, सेट खुद इनफाइनाइट ले लो, वो तो कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से मैंने एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स सेट बना ली। अब ये आई जो इंडेक्सिंग सेट है, मिसाल है मैं कहता हूँ कि आपके पास इंडेक्सिंग सेट, देखें इंडेक्सिंग सेट आपके पास नंबरिंग को जाहिर करेगा ना, कि ये पहली टर्म है इसकी सेट की, ये सेकंड टर्म है इस सेट की। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास एक इंडेक्सिंग सेट चाहिए जिसको आप लोग कहोगे कि A1 है, A2 है, नंबरिंग देने के लिए। अभी जो 1 2 आ रहे हैं ये उस इंडेक्सिंग सेट में से आ रहे हैं, इंडेक्स दिए जा रहे हैं, नंबरिंग दी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो या उससे जो है वो कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, उनका कोई सबसेट्स हो जाएंगे, पहले 10 नेचुरल नंबर, पहले 20 नेचुरल नंबर, पहले 10 होल नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि आप उस चीज़ से बचने के लिए जनरली एक इंडेक्सिंग सेट कह दोगे। अब वो इंडेक्सिंग सेट कोई भी हो सकता है, बी एनी इंडेक्सिंग सेट। अब आई इस इंडेक्सिंग सेट में से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो नंबरिंग दे रही है, अब ये आई कुछ भी हो सकता है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये मतलब यानी कि आप ये जो आई है, आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक ले लो, आई अप टू सो ऑन एन से आगे ले लो, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ए आई है ये सारे के सारे टाउ सी में है, इन सब आईज के रिस्पेक्ट में, यानी आई इज इक्वल टू 1 के लिए A1 टाउ सी में होगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए A2 टाउ सी में होगा, A3 A4, इस तरह वो आई बदलते जाएंगे, सबसेट्स बदलते चले जाएंगे। वो ये सारे के सारे आपके पास इस टाउ सी में कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ सबसेट्स ले लिया आपने। अब आपने ये कहा कि ये जो आपके पास ये जो आपने सबसेट्स लिए इनकी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है वो आपके पास टाउसी में होनी चाहिए। इसका मतलब इनकी जो आर्बिट्रेरी यूनियन है उसका कंप्लीमेंट, उस पूरी की पूरी यूनियन का जो कंप्लीमेंट है वो आपके पास टाउसी में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं डेफिनेशन के ज़रिए। अब डेफिनेशन क्या थी, अगर आप इसको देखो तो डेफिनेशन में या तो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। अगर हम एम्प्टी लें तो जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट्स की जो यूनियन है वो भी एम्प्टी होगी, और एम्प्टी एक फाइनाइट सेट है। तो जब एम्प्टी फाइनाइट सेट होने की वजह से वो टाउ सी में था, पहले हम लोग कह के आ चुके थे। इसका मतलब वो जब ये टाउ की इक्वल है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो, या तो आप दो बातें कर सकते हो, या तो आप कह दो चूँकि फाई जो है वो टाउ सी में बिलोंग करवा के आ चुके हो आप लोग, और वो किस तरह बिलोंग करवाया वो ऑब्वियस ही बात है, फाई एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का कंप्लीमेंट भी एक फाइनाइट ही होता है।
इसका मतलब यानी कि आप यूँ कह दो कि यहाँ पे फाई का जो कम्प्लीमेंट है वो एक फाइनाइट सेट था तो वो टाउ सी में हो गया, या आप दूसरे तरीके से कह दो कि चूँकि यूनियन जो है इसकी फाई में आई है, फाई एक फाइनाइट सेट है तो वो टाउ सी में, यानी दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, या तो आप इसको एज अ रिजल्ट यूज़ कर लो या इसको प्रॉपरली एक स्टेटमेंट के तौर पर लिख दो। अगर तो एम्प्टी है, हम लोग डन हो गए, हमारा काम हो गया, यानी हम लोगों ने यूनियन की ही कम्प्लीमेंट ही बिलोंग करवाने थे, वो हमारे पास बिलोंग हो जाती है। अच्छा अब क्योंकि अच्छा अब ये मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट गौर कर लें जो यहाँ पे भी मिसिंग हो गया। अब आप लोग एक चीज़ शायद सोच रहे हो कि आपके पास मैंने कहा कि ये इक्वल है फाई के, ठीक है, और ये जबकि डेफिनेशन टाउ सी की क्या है कि उसका तो कम्प्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके पास ये जो टाउ सी है नॉन एम्प्टी सबसेट्स का कम्प्लीमेंट लेना है, एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट नहीं लेना, क्योंकि आप एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे ना, मैंने एक एग्जांपल के जरिए करवाया था आप लोगों को कि अगर आप एम्प्टी सेट्स का कम्प्लीमेंट लेते हो सकता है सेट इनफाइनाइट हो, क्योंकि वो फाइनाइट टोपोलॉजी में तो कोई कंडीशन नहीं होती कि सेट फाइनाइट होगा, जो ग्राउंड सेट है वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। अगर तो फाइनाइट है फिर तो हमारे मसाइल हैं ही नहीं, फिर तो हमें मसला ही नहीं है, ठीक है। अगर सेट इनफाइनाइट हो जाए तो उसका जब किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लिया जाएगा, यानी किसी फाइनाइट सेट का या आप फाई का कह लें एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे, वो तो सेट खुद इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। जब वो सेट खुद इटसेल्फ आ जाता है वो तो खुद इनफाइनाइट होगा, तो इसका मतलब कम्प्लीमेंट इनफाइनाइट आ जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि देखें ना, अब यहाँ पे एक बात याद रखें, फाई ने तो ऑब्वियसली मौजूद होना ही होना है, अगर वो मौजूद नहीं होगा तो टोपोलॉजी नहीं बनेगी। फाई ने तो मौजूद होना ही है, फाई को हम छोड़ नहीं सकते, फाई से बेवफाई नहीं कर सकते। अगर हम उससे बेवफाई करेंगे तो हमें सज़ा के तौर पर ये सज़ा ये मिलेगी कि हमारे पास हम टोपोलॉजी बना ही नहीं सकेंगे कभी भी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम फाई के साथ यारी लगाए रखते हैं, हम लोग कहते हैं कि ठीक है तो इस सेट में है तो सही, लेकिन तेरा कंप्लीमेंट नहीं लेंगे हम। जब उसका कंप्लीमेंट नहीं लेंगे तो इसका मतलब है फिर तो मसाइल हल हो गए, फिर तो आप कोई मसला नहीं, फिर चाहे इनफाइनाइट ले लो चाहे फाइनाइट ले लो, फिर तो आपके पास इशू ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि अगर यूनियन फाइनाइट एम्प्टी आ गई तो एम्प्टी आ गई तो वो डायरेक्टली आपके पास टाउ सी में बिलोंग कर जाती है, ठीक है जी। अच्छा अब अगर ए आईज नॉन एम्प्टी हो जाए, मतलब फॉर सम कुछ ए आईज ऐसे हैं, ठीक है, जो नॉन एम्प्टी हैं। मिसाल है 10 ए आईज थे आपके पास टोटल, उन ए आईज में से आपके पास 5 इनफाइनाइट हैं, जो सॉरी 5 आपके पास नॉन एम्प्टी हैं और बाकी एम्प्टी हो जाए, ठीक है, बाकी एम्प्टी सेट हो गया। उनकी यूनियन भी ऑब्वियसली बात है, अगर कोई एक भी आपके पास सेट एम्प्टी नॉन एम्प्टी हो तो उन सेट्स की जो यूनियन है वो नॉन एम्प्टी होती है। इंटरसेक्शन के केस में उलट होता है, यूनियन के केस में आपके पास कोई एक भी, क्योंकि यूनियन में आपने सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी होती है ना, और इंटरसेक्शन में आपने कॉमन पॉसिबिलिटीज लिखनी होती हैं। तो इस वजह से आप यूनियन के केस में आपको कोई इशू नहीं होता, आप लोग चाहे एक सेट भी नॉन एम्प्टी ले लो तो आपके पास यूनियन नॉन एम्प्टी ही आ जाती है। तो इसलिए फॉर सम का यूज़ कर लिया गया। फॉर सम में आपके पास फॉर ऑल वाली कंडीशन भी आ जाएगी कि सारे के सारे भी हो जाएं, और फॉर सम में थोड़ी कंडीशन भी, यानी कि ये आपके पास ज़रा बेहतर कंडीशन रहेगी, क्योंकि अगर आप फॉर ऑल की बात करते हैं ना, फॉर ऑल की बात तो ऑब्वियस बात हो जाएगी, लेकिन फॉर सम वाली जो है उसमें पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि नॉन एम्प्टी। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है फॉर ऑल की निस्बत थ्योरम को प्रूव करने में। फॉर ऑल की भी बात की गई है, वो एज अ नोट की गई है, उसके भी मैंने रीजंस बताई हैं आप लोगों को, वो देख सकते हैं आप लोग। अच्छा अब मैंने क्या कहा कि ए आईज फॉर सम की बात की गई है, फॉर सम की बात की गई है तो इसका मतलब हम उनको गिन तो सकते हैं। फॉर सम है, उनमें से कुछ ही है ना, जब कुछ है तो हम उन ए आईज को गिन सकते हैं। इसका मतलब जो ए आईज का सेट है ये आपके पास क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनाएगा। ए आईज सब सेट्स का जो एक सेट है वो आपके पास एक फाइनाइट सेट होगा। फिर इसका मतलब ये होगा कि उनके कॉम्प्लीमेंट्स का भी सेट फाइनाइट होगा विद सिमिलर रीजन, जिस तरह मैंने आपको पिछली इंटरसेक्शन के केस में बताया था कि उसके केस में जब अब सेट इनफाइनाइट है तो यानी कि सेट्स की तादाद तो फाइनाइट है ना, सेट्स खुद बेशक इनफाइनाइट हो जाए उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी फाइनाइट ही होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है, वो मैंने अभी आपको पीछे डिटेल में रीज़न बता दिया। तो इसका यही रीज़न इधर भी लगेगी, लेकिन यही बात इधर आ गई कि अगर सेट्स की तादाद फाइनाइट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स की तादाद भी फाइनाइट होगी, क्योंकि ए1 के क्रॉसपॉन्डिंग ए1 का कॉम्प्लीमेंट, ए2 का क्रॉसपॉन्डिंग ए2 का कॉम्प्लीमेंट, तो लास्ट वाला मिसाल ए100 बनता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी के लिहाज से होगा। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट्स का सेट भी फाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है जी। और ये जो लिखा ब्रैकेट में इन द सेंस ऑफ आई फॉर ऑल फॉर सम, यानी कि फॉर सम की कंडीशन जो पीछे लगाए हैं आपने उसी को ज़हन में रख के करना है कि कुछ ही आइज़ ऐसे हैं जिनके लिए ऐसा पॉसिबल है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, हमने प्रूव क्या करना था कि हमने यूनियंस को प्रूव करना था कि ए आइज़ की जो यूनियन है उसका कंप्लीमेंट फाइनाइट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो यू आइज़ का एक कंप्लीमेंट है, ये फॉर सम आइज़ ए आइज़ का जो होल का कंप्लीमेंट है, इस पूरे यूनियन का कंप्लीमेंट वो आपके पास क्या है, मतलब यानी कि टाउ सी में बिलोंग, यानी कि फाइनाइट है। अब इसका कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि सारी की सारी यूनियन एक्स में से माइनस हो रही है। इसी तरह मैंने इसको ओपन करके लिख दिया विद सिमिलर रीजन डिमॉर्गन्स लॉ यूज़ करके, जब एक्स इन सारों पे माइनस होकर ज़्यादा अलग अप्लाई होगा तो कॉम्प्लीमेंट्स में जब अलग अप्लाई किया जाता है तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाती है। तो इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन आ गई। अब फाइनाइट सेट्स हैं ए आइज़, उनके कॉम्प्लीमेंट्स की
तादाद भी फाइनाइट है, तो इसका मतलब उन फाइनाइट सेट से जो इंटरसेक्शन बनेगा वो भी फाइनाइट होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इस इधर आके अब फॉर ऑल की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। देखें, अगर आप लोग फॉर ऑल की कंडीशन लगा लेते हो, ठीक है, कोई एक भी आपके पास नॉन एम्प्टी हो जाए, ठीक है, सॉरी 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 यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अगर अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस हैं, मैं इस नोट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, यही इसी पॉइंट पे, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाए कि इफ़ ए आई इज़ नॉन एम्प्टी फॉर ऑल आई बिलोंग टू, मैंने फॉर सम की बात की थी, फॉर ऑल, देन ए आई मे नॉट बी इनफाइनाइट, यानी कि जो सॉरी ये जो तादाद है, ये जो ए आई की तादाद है, ये आपके पास हो सकता है फाइनाइट ना हो, क्योंकि कोई सेट ऐसा भी, सेट्स की तादाद ऐसी भी ली जा सकती है, अगर हम सेट खुद इनफाइनाइट सेट ले लें तो उसकी सबसेट्स की तादाद भी इनफाइनाइट हो सकती है। तो इसका मतलब कि आपके पास एक कम्प्लीमेंट्स की तादाद भी जो है वो फाइनाइट नहीं होगी। तो बट हेयर वी हैव अ पॉइंट दैट द कंडीशन फॉर टाउ सी इज दैट दे द सेट ए आई इज फॉर ऑल आई हैव अ फाइनाइट कंप्लीमेंट एट ऑल ऑफ इट्स मेंबर। तो इसका मतलब ये हो गया, अभी मैं आपको क्या आया हूँ कि अगर सेट खुद इनफाइनाइट है, उसकी सबसेट्स की तादाद बेशक फाइनाइट है, लेकिन जो आपके पास टाउ सी के ऊपर कंडीशन है, वो तादाद पे तो कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन तो ये है कि नॉन एम्प्टी सबसेट्स जो होंगे उनके कम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। और मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि आपके पास जो ए आईज हैं उनके कम्प्लीमेंट्स चाहे फाइनाइट हों चाहे इनफाइनाइट, उनके कम्प्लीमेंट जो वो ऑब्वियसली बात है वो बहुत, यानी कि यूँ कह लें आप 100% या 200% अश्योरिटी से कह सकते हो कि अगर सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उनके जो सबसेट्स के कम्प्लीमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है वो आपके पास क्या होंगे, फाइनाइट ही होंगे। तो वो टाउ सी में बिलोंग कर सकते हैं, तादाद पे कोई मैटर नहीं करता, उनके कम्प्लीमेंट्स जो सेट खुद इटसेल्फ होंगे उनकी तादाद, उनके मेंबर्स की तादाद पे बैलेंस करेगी बात। ठीक है जी, अच्छा अब ये आपके पास क्या हो गया कि एक्स में से बिलोंग करवाया, डिमार्कस लॉ लगा के आप लोगों ने कहा कि चूंकि ये फाइनाइट सेट है तो ये आपके पास एक्स माइनस ए आईज जो है वो ए आईज के कम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। ए आईज फाइनाइट है, उनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो उनकी इंटरसेक्शन भी ऑब्वियस बात फाइनाइट होगी। जब ये फाइनाइट है, ये इक्वल है इसके, ये भी फाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग सारे एग्जाम्पल्स प्रूव कर लिए, तो यहाँ से हमारे पास बात पूरी हो जाती है। ये तो अब हमारे पास बात पूरी हो गई। ठीक है, तो अब इस थ्योरम की मैं एक दफ़ा समरी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हम लोगों ने फाई को बिलोंग करवाया, फिर हमने एक्स को बिलोंग करवाया, यानी एक्स को सेट इटसेल्फ को विद डेफिनेशन टाउ सी के साथ बिलोंग करवाया टाउ सी में। फिर हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्ट थर्ड पार्ट सॉरी सेकेंडली जो आपके पास क्या है कि आप लोगों ने फाइनाइट इंटरसेक्शन को बिलोंग करवाया टाउ सी में, फिर आपने फाइनाइट आर्बिट्रेरी यूनियन को बिलोंग करवाया। ठीक है जी, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजीज़ की। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजीज़ की ये 3 बेसिक डेफिनेशंस ही हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे, या कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट ढेर सारा पढ़ लें हम लोग, ताकि कम लेक्चर में ज़्यादा सारी चीज़ें कवर हो सकें। तो अब हम लोग यूजुअल टोपोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए यूजुअल टोपोलॉजी का जनरल कंसेप्ट क्या है। यूजुअल टोपोलॉजी का देखें, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी आपके पास किस चीज़ से मिलके बनेगी, ओपन सेट से मिलके बनेगी। अब जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो भी ओपन सेट्स पर ही बात करेगी, लेकिन वो ओपन सेट्स जो होंगे वो रियल नंबर्स में से होंगे, यानी कि रियल नंबर्स, यूँ कह लें कि आप लोग जो सेट्स ले रहे हो वो आपके पास रियल नंबर्स के होंगे। अभी तक जितना पीछे आप लोग काम करके आए हो वो डिस्क्रीट सेट्स के बारे में करके आए हो। ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स भी डिस्क्रीट सेट्स होंगे, यानी कि जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, उन सेट्स के बारे में बातें की हैं। लेकिन जब हम लोग बात आ जाएगी रियल नंबर्स के सेट्स के ऊपर, ठीक है, उस वक्त फिर जो रियल नंबर्स हैं, मीनिंग उसमें रैशनल नंबर्स भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स, जितने भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं उसके अंदर जितने भी पॉसिबल रियल नंबर्स हैं, उसमें इंटीजर्स भी आ जाएंगे, उसमें होल नंबर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब उन सेट्स के ऊपर जब हम लोग टोपोलॉजीज को डिफाइन करवाएंगे ना, वो हम लोग इंटरवल्स की शक्ल में डिफाइन करवाएंगे। क्योंकि जब हम डिस्क्रीट सेट्स की बात करते हैं ना, उसमें तो हमें पता होता है कि डिस्क्रीट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बेशक वो इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें ये श्योरिटी होती है कि इनके दरमियान में कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब आप होल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में चले जाते हो, आपको ये पता है कि ये सेट ऑफ ऑल एक ये सेट है, ए सेट है, मैं मिसाल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ, और जो बी सेट है वो मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लेता हूँ। अब इनमें जो अब 1 और 2 के दरमियान में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें पता है। लेकिन 1 और रियल नंबर्स में जब आप करते हो तो 1 और 2 के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर हैं, यानी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ की होने की। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर हम लोग दो नंबर्स की तरह पे नहीं डील कर सकते, क्योंकि जब एक सेट के अंदर तादाद इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि 1 के कंसेक्टिव क्या है, 2 के कंसेक्टिव क्या है, 3 के कंसेक्टिव क्या है। तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं, एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। अब ये इंटरवल जो है ये आपको के पास एज अ सबसेट डील किया जाएगा रियल नंबर्स के, जब आप यूजुअल टोपोलॉजी की बात करोगे, इसी वजह से इसको यूजुअल टोपोलॉजी का नाम दे दिया गया। अब हम लोग इसकी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर पढ़ेंगे, फिर यूजुअल टोपोलॉजी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। इनके जो प्रूफ्स हैं वो नेबरहुड के जरिए किए जाते हैं। जब हम नेबरहुड के बारे में कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जब बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइजेज या थ्योरम्स की तरफ आएंगे, तब आप लोगों को ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब अच्छे से समझ आ जाएगी।
अब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर की पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी मैं भूल गया, शायद आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहिए था, भी एडजस्ट भी नहीं हो रही। ये पहले आप लोग इस इधर का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब आप लोग ये इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी आ गई। अब यूजुअल टोपोलॉजी क्या है, मैंने आपको बता दी जनरल आइडिया, हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और ये यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर पढ़ रहे हैं। हम इसको जनरलाइज करके आर एन पे भी ले जाएंगे, अभी हम आर पढ़ रहे हैं कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स ऑफ आर विच आर द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स और ओपन इंटरवल्स। टाउ इज द यूजुअल टोपोलॉजी इन आर, यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टाउ कलेक्शन आप लोग लोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने जितनी भी अभी टोपोलॉजी पढ़ी है, जितनी भी अभी आप बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसमें आपने एक कलेक्शन तो लेनी होती है। अब वो कलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि आप वो जो टोपोलॉजी ले रहे हो वो किस तरह की ले रहे हो। हमने डिस्क्रीट में कहा कि वो सिर्फ इम्प्रॉपर के सबसेट्स की कलेक्शन होगी। हम लोगों ने कहा कि डिस्क्रीट के केस में कहा वो सेट ऑफ पावर सेट के बराबर होगी। इसका हमने कोफिनाइट में कंडीशन लगाई फाइनाइट कंप्लीमेंट वाली। अब यूजुअल टोपोलॉजी में ये कंडीशन लगा दें कि वो जो टाउ है ना, टाउ वो जो कलेक्शन है वो ओपन सेट्स की कलेक्शन होनी चाहिए। अब ओपन सेट्स की कलेक्शन क्यों होनी चाहिए, मैं इसका आप लोगों को एक जनरल आइडिया देता हूँ कि यहाँ पे ओपन सेट्स ही क्यों लिए जा रहे हैं, क्लोज सेट्स क्यों नहीं लिए जा रहे, ठीक है जी। क्योंकि देखें ना, अब सबसेट्स तो क्लोज भी हो सकते हैं, क्लोज सबसेट्स भी तो लिए जा सकते हैं ना, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सिर्फ ओपन सेट्स की ही बात क्यों करते हैं, हम लोग क्लोज सेट्स की बात क्यों नहीं करते। मैं आप लोगों को इसको ना थोड़ा सा नेबरहुड की सेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए कि सिर्फ ओपन सेट्स की बात क्यों की जाती है। मैं एक सेट लेता हूँ, मैं एक रियल लाइन ड्रा करता हूँ। अभी चूंकि रियल लाइन्स पे बात कर रहे हैं तो हम रियल लाइन्स की बात करेंगे। अभी मैं एक रियल लाइन मैंने ड्रा की है, ठीक है जी। इधर इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। अब मैं यहाँ पर इसको ज़ीरो कह देता हूँ। सॉरी, नेबरहुड का क्या मतलब होता है, नेबरहुड का मतलब होता है कि उसके हमसाए, ठीक है। अब उसके हमसाए जो हैं, अब मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ समझाने लगा हूँ नेबरहुड का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। बाकी हम लोग टोपोलॉजी, ये अब मैं समझा रहा हूँ रियल एनालिसिस की सेंस में, ठीक है। जब आप लोग टोपोलॉजी में आओगे, अब टोपोलॉजी में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी एग्जांपल्स करने के तरीका थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग उसमें सेट थ्योरी की बातें करते हैं, सेट थ्योरी के रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जो अब हम लोग टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट टोपोलॉजी है, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होगी इसकी वो सेट थ्योरी की यूज़ होगी, ठीक है, रियल एनालिसिस की यूज़ नहीं होगी। हाँ, कहीं पे रियल एनालिसिस के कुछ कंसेप्ट आ सकते हैं, लेकिन जो है वो बेसिकली जो आपकी लैंग्वेज है, जो इस टोपोलॉजी की मदर लैंग्वेज है, वो आपके पास बेसिकली सेट थ्योरी होगी। अब मैं नेबरहुड को डिफाइन करता हूँ, इसके हमसाए, मिसाल है मैं ये इसका हमसाया डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब हमसाया, अब एक यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये बन गया कि हमसाए इस तरफ मोहब्बत ज़्यादा बढ़ाई जाए या इस तरफ मोहब्बत ज़्यादा बढ़ाई जाए, ठीक है ना। हमने बेसिकली देखे ना, हमने क्या करना है, हमसाए की बात करनी है। अब जाहिर सी बात है, जब आप लोग रह रहे होते हो, आपके पास किसी हमसाए के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है आपकी, किसी हमसाए के साथ थोड़ी कम अटैचमेंट होती है। लेकिन जब मैथमेटिक्स के अंदर हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जी सबका एक बराबर हक है, चाहे आपके साथ कोई अच्छा है चाहे बुरा है, सबका बराबर हक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस तरफ मोहब्बत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मिसाल मैं इधर इधर कर देता हूँ, इधर अब इधर मोहब्बत ज़्यादा हो गई तो यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, इन वालों के साथ ज़्यादा नहीं है। हो सकता है ये आप लोगों के पास साथ अच्छे हों, ठीक है, और ये बज़ाहिर तौर पर बुरे हों आप लोगों के साथ, लेकिन आप मोहब्बत ज़्यादा इनके साथ बढ़ा रहे हो, तो इन वालों के साथ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब आप लोग इसको इधर ही रखते हो, इसको इधर कर लेते हो, फिर इन वालों के साथ ज़्यादती होगी। तो इस ज़्यादती से बचाने के लिए यहाँ पे हम एक रेडियस का कंसेप्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, आप लोग जब एक सर्कल को पढ़ते हो, एक सर्कल पढ़ते हो, अब रेडियस बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो इक्वालिटी बड़ी प्यारी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आपके पास एक सेंटर है, वो कहता है कि सेंटर से जो इक्वल रेडियस होगा ना, इक्वल डिस्टेंस होगा हर पॉइंट का, ठीक है, यानी इक्वालिटी, ये पॉइंट जिधर जिधर तक इक्वल प्यार बांट सकता है ना, ठीक है, ये वो जो एक बाउंड्री बनेगी ना, वो आपके पास रेडियस होगा, यानी कि वो उस इससे उस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। और रेडियस आप लोग पढ़ते हो कि वो जहाँ भी इस पॉइंट के बाद जिधर चारों तरफ जिधर भी ले लें वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस रेडियस के कंसेप्ट को इधर डिफाइन किया गया कि अगर आप इस ओपन इंटरवल, ये जो एक नेबरहुड है, ओपन नेबरहुड है, जो भी ये बनेगी, अब ओपन क्लोज क्यों है मैं बात करता हूँ अभी, कि ये जो बनेगी, ये जो एक सेट बनेगा, आपने इसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया कि जीरो से इधर भी इतना ही जाना है, इधर भी इतना ही जाना है, कि दोनों तरफ मोहब्बत बराबर बांटनी है, एक तरफ ज्यादती नहीं करनी किसी के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये कह दिया कि हम इसकी ना नेबरहुड, इसके जो ये जो जीरो के हमसाए हैं ना, इसकी जो रेडियस है ना, यानी रेडियस कह लें कि जो इसकी प्यार मोहब्बत का जो दायरा है वो एप्सिलॉन कह देते हैं, कि आप इस तरफ भी एप्सिलॉन जाओगे, इस तरफ भी एप्सिलॉन जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस जीरो की नेबरहुड का एक रेडियस डिफाइन कर दिया गया, एक दायरा डिफाइन कर दिया गया कि आप जो हो इस एरिया के अंदर बराबर चलोगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी नेबरहुड डिफाइन होगी। अब ओपन और क्लोज की क्या बात है, देखें,
मैं अगर ये बाउंड्री डिफाइन नहीं करता, ठीक है, मैं ये कह देता हूँ कि इसके हमसाए यहाँ तक ही हैं, ये मैं इसको क्लोज़ कर दिया, मैं इसको ज़रा साफ़ करके यहाँ बनाता हूँ, ये ज़ीरो है, ये मैं कह दिया यहाँ तक मैंने ये क्लोज़ कर दिया कि ये इससे आगे जा ही नहीं रहा, ये भी इससे आगे नहीं जा रहा, ये तो बहुत महदूद नहीं हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा कर लें कि मैंने थोड़ा सा इधर वालों के साथ ज़्यादती कर दी है, ठीक है, आप लोग यही समझ लें कि ये बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के एक साथ क्या हो जाएगा कि आप लोग यहाँ तक इसको बाउंड कर देते हैं। आप कहते हो कि आपकी जो रिलेशंस है ना, ज़ीरो को कहते हो कि जो आपकी रिलेशंस है ना वो इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। ज़ीरो को तो गुस्सा नहीं आएगा कि ये हमें बाउंड क्यों कर रहा है, इसकी क्या मजाल है हमें बाउंड करने की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इसको बाउंड करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है कि जब आप यहाँ पे हो तो आप लोगों के कुछ इस ज़ीरो के कुछ ना कुछ ताल्लुकात बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है ना। आप उसकी बाउंड्री डिफाइन कर देते हो, आप ये कह देते हो कि आपका जो चौथा घर है ना, आपके घर से जो चौथा घर है, ठीक है, वो आपके पास, आप उससे आगे नहीं जा सकते, आप उससे आगे लेन देन नहीं रख सकते, लेकिन हो सकता है कि आपके पास आपके जो लेन देन है उस चौथे घर से आगे वाले के साथ भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी लिहाज से हो। जाहिर सी बात है, आपके घर से जो चौथा घर है आप लोगों का काफ़ी करीबी घर होगा, तो आप कुछ ना कुछ आना जाना, कुछ ना कुछ सलाम दुआ तो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर आप इस क्लोज नेबरहुड लेते हो, उसको बाउंड कर देते हो, तो वो बागी हो जाएगा ज़ीरो। वो कहेगा नहीं जी मैंने तो इससे आगे जाना ही जाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो बागी हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आप जितना भी नेबरहुड छोटा डिफाइन कर लो ना इस पॉइंट के अबाउट, मिसाल है ये पॉइंट आपके पास -1 बनता है, -1 बन के अबाउट जितना भी सबसे छोटे से छोटा नेबरहुड डिफाइन कर लो ना, तो आपके पास वो नेबरहुड बगावत कर जाएगा और वो आपके पास इससे थोड़ा सा बाहर लाजमी निकल जाएगा। आप जितने मर्जी छोटे से छोटे रेडियस के ले लो ना कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे फिर आप लोगों ने ना इस जाति से बचाने के लिए, इस बगावत से बचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक ओपन नेबरहुड का डिफाइन मतलब कंसेप्ट को डिफाइन किया, ठीक है। आपने ये कहा कि अगर हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं, हम ये बाउंड्रीज ही इमेजिनरी बना देते हैं। इमेजिनरी बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास, आप इमेजिन कहीं भी कर लो, किसी भी जगह, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप इमेजिन कर रहे हो यहाँ पे, तो ये आपकी बाउंड्री है। आप यहाँ पे खड़े हो कि यहाँ इमेजिन कर रहे हो, तो ये आपकी बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट हो गया कि आप अपने घर में बैठे बैठे पूरे शहर को हमसाया बना लो ठीक है ना। सुनने में थोड़ी मजाकिया बात से लगती है, बस मैंने चले समझाना है एक सेंस में। तो आप इमेजिन क्या कर लो कि आप घर बैठे हो और पूरा पाकिस्तान आपका हमसाया है, तो आप पूरे पाकिस्तान में मोहब्बत बांटो, सबके साथ घुलो मिलो, सबके साथ अच्छाई करो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना ली। आपने कहा कि 1 और 2 ना इस इंटरवल की इमेजिनरी बाउंड्री है। अब इसके दरमियान इनफाइनाइट मतलब यानी कि आपके पास नंबर्स आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ज़ीरो इन दोनों के सॉरी इधर -1 करना है, ज़ीरो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, तो ज़ीरो जो है वो इस इमेजिनरी बाउंड्री में जिधर तक मर्जी चला जाए, इसके लिए अब बाउंड नहीं है। अब ये बगावत नहीं करेगा, इसके लिए आज़ादी है, जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी करे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप एक इमेजिनरी बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो 1 से 2 तक, लेकिन फिर भी एक बाउंड्री रहेगी, ठीक है। आप चाहे पूरी दुनिया को अपना हमसाया कह रहे हो ना, तो वो उस दुनिया की बाउंड्री तो है, आप उस दुनिया से बाहर तो नहीं ना जा सकते, आप एलियंस के साथ तो नहीं ना मोहब्बत करेंगे। तो इस सेंस में आप लोग जो है वो वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा ना मानिएगा। तो अब ये आपके पास एक नेबरहुड का डिटेल्ड कंसेप्ट हो गया कि अगर आप ओपन नेबरहुड लेते हो, यानी ओपन सेट, आप थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि आप अगर एक ओपन नेबरहुड लेते हो तो आप उसकी बाउंड्रीज पर तो जा नहीं सकते, आपको तो पता ही नहीं है कि उसकी बाउंड्रीज इमेजिनरी है, कोई ठोस चीज़ है ही नहीं। जो इमेजिनरी चीज़ होती है वो तो आपके पास इमेजिनेशन में होती है, ठीक है। ठीक, वैसे तो आप ये कहोगे ना, आप ये बात कहोगे जी ये अब आप तो बात गलत कर रहे हो, 1 और 2 नंबर्स तो हैं, ये कोई इमेजिनरी नंबर्स तो नहीं है। देखिए मैंने बाउंड्री की बात की है, मैंने नंबर्स की बात नहीं की। इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि 1 एज अ बाउंड्री इस इंटरवल की बाउंड्री है -1, ठीक है, ये आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यानी कि आप एक इमेजिनरी बाउंड्री डिफाइन करते हो, जिस तरह आप रियल नंबर्स के केस में कहते हो कि आपको सबसे बड़े रियल नंबर का तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप इन्फिनिटी की इमेजिनरी बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, जिसको इन्फिनिटी एज अ नंबर, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इमेजिनरी इन्फिनिटी आपके पास एक नंबर नहीं है, ये एक साइन है, सिंबल है। इसी तरह आप समझ लें 1 और -1 बाउंड्रीज के सिंबल्स हैं, ठीक है, एज एन इन्फिनिटी डील किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर उसकी नेबरहुड बन जाएगी। कोई भी आपके पास पॉइंट ले लो, उसके गिर्द आप छोटे से छोटे रेडियस का एक ओपन नेबरहुड बना सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। यानी क्लोजनेस की बात नहीं करनी। क्लोजनेस की बात करोगे ना तो आपके पास कोई ना कोई नंबर ऐसे होंगे जो बागी हो जाएंगे, उनके ताल्लुकात बाहर चले जाएंगे, आपका सेट खराब होगा, ठीक है। बस ये बात याद रखें। अब ये मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें करवा दी हैं तो यही बात यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स की वजह से यही वजह होती है कि आपने किसी भी चीज़ को बागी नहीं करना होता। आप कह देते हो कि या तो वो ओपन सेट है या यूनियंस ऑफ ओपन सेट है, ठीक है। यूनियंस ऑफ ओपन सेट भी एक ओपन सेट ही बनता है, ठीक है।
तो अब ये आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर होगी, इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसके बारे में हम लोग प्रूफ्स भी कराएंगे कि क्या वाकयाता नहीं ये टोपोलॉजी होती भी है या नहीं होती यूनियंस वाली, ये हम लोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पहले अच्छे तरीके से अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर लें, उसके बाद हम लोग फिर थ्योरम्स की तरफ जब जाएंगे फिर आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। अब आप लोग के पास क्या है कि यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर, आर पे तो चलेंगे, अब हम आर स्क्वायर के बारे में बात करते हैं जी। आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर के ऊपर टोपोलॉजी आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहली बात रियल लाइन के अंदर क्या था, रियल लाइन के अंदर ओपन सेट से, ठीक है। अब जब आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर के मेंबर्स तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में होते हैं। अब उसके दरमियान आप ओपन सेट्स को कैसे डिफाइन करो, ठीक है, अब वो हम लोग देख लेते हैं। एक चीज़ को खंगाल खंगाल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक रियल प्लेन ड्रा करता हूँ, क्योंकि हम आर स्क्वायर में है तो आर स्क्वायर एक प्लेन डिफाइन करता है, मैं एक प्लेन डिफाइन करता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने एक प्लेन डिफाइन की और हम आर एन तक ही पढ़ेंगे। जो क्लोज सेट्स आपको नज़र आ रहा है, ये जो क्लोज सेट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी होने की वजह से अपलोडिंग में इश्यूज़ आते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग यही पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट एक दफ़ा ले लें ताकि आप लोगों के पास नोट्स भी बनते चले जाएँ। और बेहतर ये है कि मैं आपको ये आइडिया दूंगा या ये मशवरा दूंगा कि आप लोग जो है वो खुद लिखा करें, देख के चीज़ों को पहले समझें, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखें उसको, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ। देखें, एक प्लेन के अंदर आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है, वो आप लोग कैसे डिफाइन करोगे। मैं मिसाल है यहाँ तक है तो ये डिस्टेंस ए ले लिया आपने, और ये डिस्टेंस है ये आपने बी ले लिया, तो ये जो पॉइंट है ये ए बी कहला जाएगा। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या है कि आपके पास ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को आप लोग ओपन सेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो ऑर्डर्ड पेयर है, ये तो दो चीज़ों के बयान करा है, ठीक है। अब आपने इसको ओपन इंटरवल तो कहना नहीं है, ठीक है। यही तो मैथ की परेशानी है कि एक जगह पे आप ओपन इंटरवल कह रहे हो, एक जगह पे आप ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हो, और एक जगह पे आप अगर नंबर थ्योरी में बात करें तो इसी को जीसीडी बोला जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ के डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अब हम रियल एनालिसिस में बात कर रहे हैं और प्लेन में चल रहे हैं, तो प्लेन में इसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। अब इसके गिर्द आप ओपन सेट को कैसे डिफाइन करेंगे। अब ओपन सेट को ना इधर यहाँ पे दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। या तो आप क्या कर लो कि इसके गिर्द एक ओपन स्क्वायर बना लो इस तरह का, ये मैं डॉट से डायल कर रहा हूँ, ये मैं इसको एक स्क्वायर ही कंसिडर कीजिएगा, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, तो ये एक स्क्वायर बन गया। या तो आप ओपन स्क्वायर बना लो या आप ओपन सर्कल बना लो, या स्फीयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। ये एक ओपन सर्कल बना लो। इसके केस में डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, इसके केस में थोड़ी और डेफिनेशन। अब इसके केस में क्या होगी कि आप लोग क्या कर दो, ये जो इधर एक्स कह लो, इधर वाई कह लो, एक्स माइनस जो ए है, ठीक है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ए आ रहा है एक्स एक्स पे, तो एक्स माइनस ए का जो लेस देन होगा किसी रेडियस, रेडियस डिफाइन ही करना है ना हम लोगों ने, तो ये रेडियस उसको हो गया। और वाई माइनस बी, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट आ रहा है, तो इस वजह से वाई माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। ये वही नेबरहुड वाली बात ही है, सेम टू सेम, बस दो पॉइंट्स को इकट्ठा मर्ज कर दिया गया। जब आप लोग स्क्वायर की बात करोगे तो आप लोग ये दोनों बातें लिखोगे, ये दोनों बातें ट्रू होंगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स का ए से जो डिस्टेंस है वो किसी स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होना चाहिए। ये एप्सिलॉन आप खुद सेट करोगे, उसके लिहाज से ए एक्स और ए का जो डिस्टेंस है वो छोटा होना चाहिए, उसके लिहाज से फिर आप लोग जो रेडियस है वो एप्सिलॉन वो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आपने करनी है, ये जो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अगर आप ओपन स्फीयर बनाते हो या ओपन सर्कल बनाते हो तो उसमें आप डिस्टेंस को कैसे जाहिर करते थे। आप लोग क्या कहते होते थे कि आपके पास जो डिस्टेंस है, यानी किसी दो पॉइंट्स का प्लेन के अंदर जो डिस्टेंस आप लोग बताते थे, मिसाल है कि एक्स एक पॉइंट ले लेता हूँ, वो एक्स वन एक्स टू है, और मैं वाई एक पॉइंट ले लेता हूँ, वो y1 और y2 है। हम डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते थे छोटे क्लासेस में, आई थिंक ये 9th क्लास में डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। हम वो कैसे डिफाइन करते थे, हम क्या थे कि जो है वो आपके पास y1 माइनस x1, इसका होल का स्क्वायर आपकी जगह तब्दील कर सकते हैं, वो प्लस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आप लोग छोटे बच्चे नहीं है कि मैं आप लोगों को जो है वो मतलब यानी कि ये चीज़ भी बताऊँ। तो अब आप लोग यानी कि इनको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लस का या माइनस का सेम ही होता है, सच मसला नहीं होता, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास क्या होगा कि y माइनस x1, तो ये आपके पास y2 माइनस x2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आप ये कर दो, यहाँ पे y1 माइनस x1 कर दो, यहाँ पे x2 माइनस y1 कर दो, वो कोई मसला नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। वो जब 9th के बच्चे होते हैं उनको, वो छोटे होते हैं, उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, इतना उनका जो है वो दिमाग तेज नहीं होता कि वो आपके पास बात करें। वो आप लोग इस वजह से उसको कह देते हैं कि आपने x को पहले रखना है, y को बाद में रखना है, तो वो यूँ करके आप लोग उसको उनको समझा रहे होते हो। स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट, यानी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आप लोग इस तरह डिफाइन कर देते हो। अब यही बात इधर कर की जा रही है, यही बात आप इस किस सेंस में करोगे, ठीक है जी। मैं एक साफ पेज ले लेता हूँ।
अच्छा जी, ये मैंने एक साफ पेज ले लिया, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक, मैं दोबारा यहाँ ड्रा करता हूँ, ये एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है जी। आप इसके गिर्द एक ओपन स्फीयर बना रहे हो, मैं ओपन स्फीयर ही लेकर चलूँगा, ठीक है। ये अपने ओपन स्फीयर बना लिया, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक पॉइंट एक्स वाई है, यानी कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट ये ओपन बॉल बनाई गई है। ओपन बॉल और ओपन सेट का सिमिलर कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंसेस का फ़र्क आ जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो आप लोगों के पास क्या होगा, एक्स वाई का जो डिस्टेंस है, यहीं से मीट्रिक भी डिफाइन की जाती है, वो अभी उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ठीक है जी। यहाँ पे आप डी ऑफ एक्स वाई आ गया। अब ये इसका डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, x1 माइनस वाई 1 इसका होल का स्केयर प्लस x2 माइनस वाई 2 इसका इसका होल का स्केयर और ऊपर होल का स्केयर रूट, ठीक है जी। तो अब ये आप लोग एक डिस्टेंस डिफाइन कर लिया। अब जो ओपन बॉल है ना, उसका ये होता है कि ओपन बॉल आप बी, उसका रेडियस एप्सिलॉन, और जो जिसके वो पॉइंट के अबाउट है, मिसाल इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, ये ए पॉइंट के अबाउट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। इस ए पॉइंट के अबाउट एक ओपन बॉल है। इस ओपन बॉल की डेफिनेशन ये होती है कि इसके अंदर आपके पास एक्स वाई दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। और इनके ऊपर डेफिनेशन ये होती है कि जो एक्स वाई है ना, इनके जो डिस्टेंस होगा ना आपस में, ठीक है, यानी एक्स वाई का डिस्टेंस से मुराद है, ये एक्स वाई नहीं होंगे, ये तो एक ऑर्डर पेयर में लिखे गए हैं ना। एक्स वाई से मुराद दो पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये और एक इस जगह पे कहीं पे भी उनका जो डिस्टेंस है, यानी डी ऑफ एक्स वाई, मैं एक्स वाई दो पॉइंट्स लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो आपके पास किसी न किसी स्मॉलर रेडियस से छोटा होना चाहिए। ये आपके पास ओपन बॉल की डेफिनेशन होती है। अब जो डिस्टेंस है ये बेसिकली आप इस फार्मूले से निकालते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ओपन बॉल डिफाइन की जाती है। अगर जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब ओपन जो बॉल का डिफाइन किया जाता है, इस ओपन बॉल से जो ओपन सेट बनाया जाता है, वो बेसिकली ये कहते हैं कि जितनी एक ओपन सेट है ना, जिसको हमने किसी भी सेट है जिसको ओपन सेट प्रूव करना है, तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनके अबाउट इस तरह की एक ओपन बॉल हमें मिलनी चाहिए जो पूरे का पूरा जो रेडियस है ना, पूरे का पूरा रेडियस उस ओपन सेट में मौजूद हो, उस सेट में मौजूद हो, तो उस सेट को हम ओपन सेट कहते हैं। यानी मैं दोबारा बता दूं कि जिस सेट को आप ओपन सेट प्रूव करना चाह रहे हैं, उसके जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं उसके अंदर, उन सब पॉइंट्स के अबाउट हमें एक ओपन बॉल मिलनी चाहिए जो उस सेट के अंदर में होनी चाहिए, उस सेट का सब सेट होनी चाहिए, उस सेट के अंदर कंटेन होनी चाहिए। तो अब यहीं से ही हम लोग टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर डिफाइन करते हैं। हम लोग कहते हैं कि ए जो है वो आर स्क्वायर का सबसेट है, और ए के हर पॉइंट के अबाउट, क्योंकि हमने ओपन सेट्स की बात करनी है ना, और ओपन सेट की मैंने अभी बताया कि ओपन सेट के हर पॉइंट के अबाउट आपको ओपन बॉल मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके फॉर ऑल की कंडीशन आ गई कि ए सबसेट के बिलोंग करने वाले तमाम सबसेट्स के ऊपर किसी पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, और ये पॉजिटिव रियल नंबर एक्स पर डिपेंड करेगा कि आप एक्स कहाँ पे ले रहे हो, उसके लिहाज से रेडियस कितना छोटा लेना है, कितना बड़ा लेना है, वो बात आपके पास डिपेंड होगी। तो उस एक्स के अबाउट आप लोग एक ओपन बॉल बनाओगे रेडियस की, और वो पूरी की पूरी ए में कंटेन होनी चाहिए। और ये जो सेट एक बनेगा, और ओपन बॉल की अगर डेफिनेशन सिमिलर लिखी हुई है, ये मैंने स्क्वायर और होल पावर 1/2 की शक्ल में लिख दी है, तो परेशान नहीं होना, ये बेसिकली सिमिलर है। आप 1/2 को होल का स्क्वायर रूट कर दो, और इस समीशन को ओपन करके Q1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस Q2 माइनस x2 का स्क्वायर कर दोगे, वो ऐसा मसला नहीं है। तो ये जो कलेक्शन बनेगी इस सेट की, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की जो कलेक्शन, यानी इन सब सेट्स की जो कलेक्शन बनेगी, इन ओपन बॉल्स की जो कलेक्शन बनेगी, जो कंटेंट होंगे इस सबसेट ए में, सॉरी जो इन सब सेट्स की कलेक्शन बनेगी जिनके अंदर ओपन बॉल कंटेंट होगी, यानी कि उनके तमाम पॉइंट्स के अबाउट जो है वो ओपन बॉल उन सेट्स में कंटेन हो रही है, वो जो ए सब सेट्स होंगे आर स्क्वायर के, वो एक कलेक्शन बनाएंगे, और वो जो कलेक्शन होगी वो आपके पास एक टोपोलॉजी डिफाइन करेगी। सिमिलर कंसेप्ट आप लोग उठा के ले जाओगे, वो आपको एज एन एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, ठीक है जी। सिमिलर कंसेप्ट आप लोग उठा के ले जाओगे आर एन के ऊपर, आप लोग एक सेट लोगे आर एन में से, उसी में सिमिलर आप लोग ओपन बॉल डिफाइन करवाओगे। अब देखो आपके पास प्लेन में आपके पास पॉइंट होता है एक्स, होता है x1 x2, ठीक है जी। यानी कि दो इसको डायमेंशंस डिफाइन कर देती हैं। जब आप लोग आर क्यूब पे जाते हो, यही पॉइंट आपको x1 x2 x3 थ्री डायमेंशंस के जरिए एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि आपके पास अगर ये है तो एक एक्स एक्सिस से उठाएगा, एक वाई एक्सिस से, और एक जेड एक्सिस से, ये तीन पॉइंट्स आपके पास बताने होते हैं। लेकिन जब आप आर एन पे जाते हो तो एक्स पॉइंट बनता है 1 2 x2 अप टू सो वन xn, यानी n डायमेंशंस के जरिए एक्स एक्सप्लेन हो होता है। तो वो जो एक्स एन के जरिए एक्सप्लेन हो रहा होता है, तो उससे जो आपके पास डिस्टेंस बनेगा, वो आपके पास यही जो डी एफ एक्स वाई है, डी एफ एक्स वाई दो पॉइंट्स आप आर एन में ले लो, तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा इसका होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x1 माइनस, मिसाल है दूसरा y1 है, तो y1 इसका स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस x2 माइनस y2 होल का स्क्वायर, अप टू सो ऑन प्लस प्लस चलते चले गए xn, यानी लास्ट पॉइंट xn माइनस yn का होल का स्क्वायर। तो इसी चीज़ को मैंने क्या किया, एक्साइज कर लिया इधर, ठीक है जी, ये पी आईज और एक्साइज कर लिए, ठीक है। इसका हर एक टर्म का इधर स्क्वायर आ गया, और इस होल पावर के ऊपर, यानी समीशन की जो होल पावर है, अगर मैं इसी को समीशन बना लूँ, तो समीशन क्या बनेगा आपके पास, ये एक्स आई माइनस वाई आई इस होल का स्क्वायर,
इसकी समीशन, और ये आई जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वन से लेकर एन तक जा रहा है, तो ये वन से लेकर एन तक, और इस पे होल पावर स्क्वायर रूट है, तो ये ऐसे कर दोगे, इस स्क्वायर रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हो। समीशन आई इज इक्वल टू 1 से एन एक्स आई माइनस वाई आई, इस होल का स्क्वायर और इस होल की पावर 1/2। ये तो ये था जी आज का लेक्चर। ठीक है जी, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोफिनेट टोपोलॉजी से रिलेटेड एक थ्योरम किया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूजुअल टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा कि यूजुअल टोपोलॉजी आर क्या होती है, आर स्क्वायर क्या होती है, इसी से जनरलाइज करके आर एन क्या होती है। ठीक है जी तो ये आज का लेक्चर था जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोज सेट्स और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।